हेलो एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ स्लिट। आपने देखा था जब हम YDAC पढ़ रहे थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे बच्चों, तो क्या देखा हमने यहाँ पर एक ऐसे दो स्लिट्स लिए थे। स्लिट्स मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, तो इसको हमने स्लिट 1 बोला था, इसको हमने स्लिट 2 बोला था। तो इसकी ओपनिंग कितनी है? ठीक है, इसकी ओपनिंग कितनी है, इसकी ओपनिंग कितनी है? ठीक है, इसका जो विड्थ होगा, है ना, इसको W1 W2 ऐसे बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये विड्थ से इंटेंसिटी का क्या लेना देना है? ठीक है, तो बेटे वी आर स्टडिंग फर्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन width of slit W and intensity of wave I। ठीक है, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, इस चीज को देखना है। तो बेटे आप याद रखना, है ना, सिंपल, ये कभी कभी जरूरत पड़ता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो याद रखना बेटा कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विड्थ ऑफ स्लिट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विड्थ ऑफ स्लिट। दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली proportional to the width of slit। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? और अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूं एम्पलीट्यूड के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, है ना? तो आपको पता है बेटा इंटेंसिटी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो तीनों का जो आपस में रिलेशन होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको कभी भी इनके बीच में रिलेशन की जरूरत पड़े तो यू कैन यूज दिस रिलेशन। ठीक है, आई क्या है बेटा? इंटेंसिटी है। W क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट है, है। एंड A क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस रिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे अब वो है, अब हमने देखा बेटा कि अगर हम YDAC पढ़ रहे हैं, YDAC परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके स्क्रीन पर क्या होता है? एक पैटर्न मिलता है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, उसमें जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे, उसका शेप कैसा होगा? ठीक है, अगर इस चीज को पता करना है, ठीक है, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSE। ठीक, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSE। ठीक है, इस चीज को पढ़ना है। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा बेटा कि हमको क्या लेना होता है? दो स्लिट्स लेने होते हैं। स्लिट्स मतलब क्या होते हैं बेटा? दो स्मॉल ओपनिंग्स। ठीक है, वो किसके जैसा काम करता है? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट की जैसा काम करता है। तो दो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए आपको, और उसके लिए स्लिट्स हम यूज करते हैं। अभी जो स्लिट्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है बेटा पिन होल, और मतलब एक पिन से ऐसा छोटा सा छेद कर दिया, वैसा वाला, मतलब सर्कुलर ओपनिंग रहेगा। और एक होता है बेटा रेक्टेंगुलर स्लिट, है ना, मतलब इस तरीके का, ऐसा एक स्मॉल ओपनिंग रहेगा, तो ये रेक्टेंगुलर स्लिट्स हो जाएगा। और ऐसा एक सर्कुलर ओपनिंग है तो पिन होल ओपनिंग कहेंगे। तो ऐसे दो प्रकार के स्लिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्या होंगे उस चीज को अपने को देखना है। ठीक है, तो मैं इसको केस वाइज पढ़ूंगा। ठीक है, केस वाइज। केस वन, ठीक है, इफ स्लिट्स आर, ठीक है, पिन होल, ठीक है, इफ स्लिट्स आर
रिप्लेस्ड बाय पिन होल्स, ठीक है। इफ स्लिट्स आर रिप्लेस्ड बाय पिन होल्स तो क्या होगा, ठीक है। अब जैसा कि देखो बेटा, स्लिट्स, ये मान लो ये स्लिट्स 1 हो गया, यानी सोर्स 1 हो गया, और ये S2 हो गया, ठीक है। इसको मैं मान लो क्या बोलूँ बेटा, इसको y एक्सिस बोल लिया, ठीक है। तो इस पर हमने क्या रख दिया, सोर्सेस रख दिए, तो ये दोनों क्या हो गए, कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। अब आपको पता है बच्चे कि हमने क्या करना है, इस तरफ एक स्क्रीन रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्रीन रखा। तो अभी का जो केस दिख रहा है बेटा, इसमें जो स्क्रीन है ना, इसमें जो स्क्रीन है वो क्या है, आपको देखो, सोर्स जो प्लेन ऑफ सोर्सेस है ना, प्लेन ऑफ स्लिट्स है, उसके पैरेलल रखी हुई है ना बेटे, उसके पैरेलल रखी हुई है। अगर मैं अभी इसको बोलूं कि ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज x, यहाँ पर हमने स्लिट्स रखे और ऐसा हमने एक प्लेन डाला, एक स्क्रीन मतलब क्या होता है बेटा, एक पर्दा के जैसे, है ना, एक पर्दा। तो पर्दा को आपने कैसे रखा है बेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये किस प्लेन में है आप बताओ तो, ये वाला जो प्लेन है वो क्या है, XY प्लेन है। तो ऐसा वाला जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा बेटे बताओ। तो ये वाला जो प्लेन है वो दिख रहा है कि x के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, x के ऊपर परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा बेटा, है x के ऊपर परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, तो वो होगा YZ प्लेन, है ना, दिस इज YZ प्लेन। तो अगर मैं YZ प्लेन लेता हूं, ठीक है, इस तरीके का YZ प्लेन लेता हूं, तो फिर किस तरीके का ये बनेगा, ठीक है। तो पहला केस क्या है बेटा, इफ स्लिट्स आर रिप्लेस्ड बाय पिन होल्स, तो आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, याद रखना कैसा मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का पैराबोलिक शेप मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा बच्चे, इस तरीके का पैराबोलिक शेप मिलेगा, विद ये जो सेंट्रल लाइन होगी ना वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। सेंट्रल लाइन जो है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। व्हाट दिस, सेंट्रल लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इफ स्लिट्स आर रिप्लेस्ड बाय पिन होल्स, ठीक है, इफ स्लिट्स आर रिप्लेस्ड बाय पिन होल्स, और ये केस 1 हुआ, और उसमें भी सब केस है कि आपका जो स्क्रीन है वो क्या रहना चाहिए, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स रहना चाहिए, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स। तो ये सब केस भी डालेंगे, इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स, ठीक है। तो आपको क्या होगा बेटा, कैसा मिलेगा, तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लोगे बेटा, देन शेप ऑफ फ्रिंजेस आर पैराबोलिक विथ आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट, विथ स्ट्रेट लाइन सेंट्रल मैक्सिमा आपको कैसा दिख रहा है बेटा, स्ट्रेट दिख रहा है। तो शेप जो है वो पैराबोलिक आ रहा है। आ गई मेरी बात समझ में, शेप कैसा आ रहा है, पैराबोलिक आ रहा है, ओके। अब इसी में अगर ये बोल दिया जाए कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। केस ध्यान से सुनना, अगर इनके बीच स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी इनफाइनाइट हो जाए, कैपिटल डी बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, तो बेटा ये जो ये है पैराबोला है, पैराबोले के जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, बहुत बड़ा पैराबोला बनेगा। अब बहुत बड़ा पैराबोला बनेगा तो बेटा उसका जो छोटा पार्ट है वो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो देन आपको क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। जब कैपिटल डी बहुत बड़ा होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, इफ सोर्सेस आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी स्क्रीन से स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी अगर इन्फिनिटी हुई तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोला दिखाई देगा, ठीक है। मैक्सिमम जो ये होंगे वो कैसे दिखाई देंगे, स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगे, ठीक है। केस समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर स्लिट्स के पैरेलल आपका स्क्रीन रखा हुआ है और फाइनाइट डिस्टेंस है,
तो पैराबोलिक बनेगा और बीच वाला क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट अगर इसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो ये पैराबोला, बड़े बड़े पैराबोला बनेंगे और उसका छोटा छोटा पार्ट आपको ऑलमोस्ट क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो आप कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मैक्सिमम जो बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये केस हो गया एक। दूसरा केस अगर मैं, अच्छा अभी जो मैंने रखा इस तरीके से प्लेन, ठीक है, इस तरीके से प्लेन रखा, ये प्लेन भी चलेगा। अभी जो प्लेन है वो किस में है, वाईजेड प्लेन में है। और अगर मैं इस तरीके से प्लेन रखूं बेटा तो भी तो पैरेलल ही हुआ ना इसके, है ना, स्लिट्स के पैरेलल ही हुआ। और अगर मैं ऐसा एक प्लेन रखता हूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो प्लेन कौन सा कहलाएगा, एक्स जेड प्लेन, है ना। ये वाला जो प्लेन है वो क्या कहें, सॉरी ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, है ना। ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। तो कभी आपको प्लेन का नाम दे देगा और कभी ये बोलेगा कि पैरेलल है। तो आपको देख लेना है कि जो हमारा स्लिट्स वाला प्लेन है उसके पैरेलल में आ रहा है या उसके परपेंडिकुलर में आ रहा है। तो हर पैरेलल के केस में एक ही चीज आएगा, कौन सा, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। और सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। क्लियर? तो ये सब केस 1 हो गया। अब केस इसका सब केस बी करूंगा कि अगर मैंने स्क्रीन को कैसा रखा है, स्क्रीन को कैसा रखा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन को परपेंडिकुलर रख दूं, इफ सब केस बी ले रहा हूं, इफ स्क्रीन इज perpendicular to the plane of slits, तो क्या होगा बेटा, तो हमारा प्लेन ऑफ स्लिट ये है, यहाँ पर S1 और यहाँ पर S2, ओके। और हमने मान लो स्क्रीन कुछ इस तरीके से रख दी, तो ये देखो स्क्रीन क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। स्क्रीन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, स्लिट्स के परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो आपका ये बनेगा, क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसा नहीं, नॉट लाइक दिस, इसको इस तरीके से बनाएं, ये S1 हो गया और ये S2 हो गया और प्लेन हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। ऐसा लूंगा बेटा तो क्या होगा, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट लो, जैसे कि यहाँ पे लिया तो यहाँ पर, यहाँ से रे पहुंचेगा ऐसा और यहाँ से रे पहुंचेगा ऐसा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो एक सर्टेन ऐसा ये मिलेगा। अच्छा, सिमिलरली इधर भी होगा क्या बेटे, इस तरफ भी सिमिलर होगा, यहाँ से ऐसा पहुंचेगा और यहाँ से ऐसा पहुंचेगा। तो इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, दोनों का पाथ डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा ना, क्योंकि दोनों का y क्या है, सेम है ना। दोनों का ही पाथ डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे बेटे, है ना, ये दोनों पॉइंट्स सेम फेज में होंगे। तो इस स्क्रीन पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे क्या, क्योंकि स्क्रीन आपका कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से, एक बड़ा सा स्क्रीन है, ठीक है। तो उस पर क्या होगा बेटा, इस तरीके से आप देखोगे तो हर एक पॉइंट पर ऐसा मिलेगा, मतलब आपको एक सर्कल मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा बेटे, सर्कल मिलेगा, जिस पर कि आपको हर एक पॉइंट पर सेम पाथ डिफरेंस आएगा। सेम पाथ डिफरेंस आएगा तो मतलब सेम फेज डिफरेंस आएगा, सेम फेज डिफरेंस होगा। तो ये जो लोकस रिप्रेजेंट करेगा वो है ना, क्या करेगा, ये जो जिस लोकस को रिप्रेजेंट करेगा वही आपका क्या हुआ बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है वो कैसा है बेटा, सर्कुलर। आगे बात समझ में। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर, क्योंकि रेडियस के बराबर है तो सारे बराबर हुए, है ना। तो ये पूरा क्या होगा, अगर मान लो ब्राइट का कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो ये पूरा क्या होगा, ब्राइट होगा। इसके आगे है ना कोई पॉइंट है, वो अगर डार्क का पूरा कर रहे हैं तो वो डार्क बनाएगा, फिर ब्राइट डार्क ऐसे सर्कल्स दिखाई देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा बेटा, सर्कल्स दिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर स्लिट्स के पैरेलल प्लेन है तो पैराबोला बनेगा, और स्लिट्स के परपेंडिकुलर अगर प्लेन है तो कैसा बनेगा, सर्कल्स बनेगा, ठीक है, ये याद रखना है।
if screen is perpendicular to the plane of slits, then fringes are circular. ठीक है, देन फ्रिंजेस जो होंगे वो सर्कुलर होंगे. आगे कहानी समझ में आपको? अच्छा, अब देखो जो मैंने दूसरा केस 1 था ये, जिसमें हमने स्लिट्स को पिनहोल से रिप्रेजेंट किया है, और केस 2 जिसमें वाकई स्लिट्स है. स्लिट्स कैसा? रेक्टेंगुलर स्लिट्स, मतलब है ना, रेक्टेंगुलर स्लिट्स. केस 2, in case of rectangular slits, ठीक है. YDAC में हम लोग इसी को यूज करते हैं, तो ये YDAC वाला केस है. YDAC, तो YDAC वाला केस बोला जाए तो आपको समझ जाना है कि ये क्या कह रहा है बेटा, ये क्या कह रहा है, हमको रेक्टेंगुलर स्लिट्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो अगेन बच्चे, तो इस बार क्या हो गया, हम इस तरीके का प्लेन लेते हैं और उस प्लेन में ठीक है, ऐसे दो स्लिट्स बना देते हैं. ओके, और इधर हमने क्या रख दिया बेटा, स्क्रीन रख दिया. इधर हमने एक स्क्रीन लगाया. तो इस स्क्रीन पर क्या होगा, अगेन आपको बेटा, ठीक है, यहां पर क्या होता है कि ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलते हैं. ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलते हैं. ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि क्या मिलता है आपको, स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलता है ना. बट ये स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि ये ना थोड़ा इसमें चौड़ाई है, इसमें चौड़ाई लंबाई है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है. इसी को जब आप पॉइंट बना देते हो तो आप वो क्या बन जाता है, पैराबोला है. एक्चुअल में ये अभी भी पैराबोला ही है. ठीक है, ओके. आप जैसे जैसे इधर जाते जाओगे ना बेटा, थोड़ा सा बेंडिंग बढ़ने लगेगा, थोड़ा बेंडिंग बढ़ने लगेगा, और फाइनली जब आप दूर जाओगे ना तो फिर से आपको ये पैराबोला दिखने लगेगा. ठीक है, ऐसा पैराबोला दिखने लगेगा. तो इसलिए चूंकि ये दूर में पैराबोला दिखाई देता है हमको और मैक्सिमम पार्ट में ये स्ट्रेट दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं कि YDAC के केस. अच्छा, लेकिन इसके लिए क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए बेटा, ये बहुत बड़ा होना चाहिए. ठीक है, ये क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए. तो D अगर बहुत बड़ा है तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा बेटा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, है ना. ओके, तो अगर D कम है तो अगेन पैराबोला दिखाई देगा. D ज्यादा है तो आपको ज्यादातर स्ट्रेट लाइंस ही दिखाई देंगे. ठीक है, तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लिट्स यानी YDAC एक्सपेरिमेंट में, और अगर ये बहुत ज्यादा है तो आपको स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस दिखाई देंगे. अदरवाइज आपको क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ, पैराबोलिक फ्रिंजेस दिखाई देंगे. ठीक है, पैराबोलिक फ्रिंजेस दिखाई देंगे. क्लियर है ना मेरी बात? ओके, ठीक है. तो आपको ये सारे केसेस याद रखने हैं. शेप ऑफ फ्रिंजेस बताते वक्त, शेप ऑफ फ्रिंजेस के ऊपर क्वेश्चंस आए तो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको. ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम लोग. जैसा कि हमने बोला बेटा, अगर आपको इंटरफेरेंस कराना है तो इंटरफेरेंस कराने के लिए आपको क्या चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए. मतलब सिंगल कलर वाला लाइट यूज करोगे, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट यूज करोगे. लेकिन अगर हमने व्हाइट लाइट यूज कर दिया तो बेटा, तो आपको पता है व्हाइट लाइट तो मोनोक्रोमेटिक नहीं है ना बेटे. व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे, मतलब 7 कलर्स हैं, है ना, 7 वेवलेंथ है. देयर इज नो सिंगल वेवलेंथ, देयर आर 7 वेवलेंथ. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस विथ व्हाइट लाइट. इंटरफेरेंस या YDAC विथ व्हाइट लाइट, YDAC विथ व्हाइट लाइट, यानी हम जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स यूज करते थे, उसके बदले अगर हम व्हाइट लाइट यूज कर लें तो फिर क्या होगा.
तो इसमें क्या होगा बेटा, आपको पैटर्न नहीं मिलेगा। जो आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसा पैटर्न मिल रहा था वो पैटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, एक आपको अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है बेटे, यहां से लाइट गई है ना, यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, ठीक है। तो ये लाइट और ये लाइट, मतलब ये दोनों वेव फ्रंट के बीच में क्या होगा बेटा, ये चूंकि ये मिड पॉइंट होता है तो ये d/2, ये d/2 है ना, और ये क्या होता है बेटा कैपिटल D, ये आपका स्क्रीन है ना। तो देखो ये दूरी भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट d² प्लस d²/4, और ये भी वही आएगा। तो ये पाथ और ये पाथ क्या है, बराबर है। मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, तो सेंट्रल मैक्सिमा पर इधर का पाथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, 0। पाथ डिफरेंस 0 होता है तो बेटा वो किसको फुलफिल करता है, मैक्सिमा। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका मैक्सिमा, मैक्सिमा बन गया। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है उसका जो विड्थ होगा, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होगा बीटा, तो आपको पता है बेटा क्या होता है, लैम्डा d/d, है ना, लैम्डा d/d। लेकिन यहाँ पर सिंगल लेमडा नहीं है, सिंगल लेमडा नहीं है, तो क्या है बेटा, 7 लेमडाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, 7 फ्रिंजेस बनेंगे, है ना, 7 फ्रिंजेस बनेंगे। लेकिन हर किसी का जो मिड पॉइंट है वो तो एक ही जगह रहेगा बेटा, हर किसी का मिड पॉइंट एक ही जगह होगा। बस होगा क्या कि जो रेड वाला है ना, रेड वाला होगा उसका लेमडा ज्यादा होता है, तो रेड वाले का लेमडा ज्यादा, मतलब रेड वाले का जो फ्रिंज है वो ज्यादा चौड़ा होगा, और वॉयलेट वाला जो है, वॉयलेट वाला उसका फ्रिंज सबसे कम चौड़ा होगा, है ना बेटे, उसका फ्रिंज सबसे कम चौड़ा होगा। तो ये जो बीच का रीजन है ये वाला, इसमें तो सातों है ना बेटा, क्योंकि सातों का स्टार्टिंग कहाँ है, वही है ना, बात समझ में आ रही है। जो रेड वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक है ना, और वॉयलेट वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन ये जो बीच का रीजन है इतना, है ना, उसमें तो सातों कलर है। जब सातों कलर मौजूद होंगे बेटा, है ना, जब सातों कलर मौजूद होंगे तो वो क्या कहला वहां पर क्या फॉर्म होगा, वो कैसा दिखाई देगा आपको, अगेन व्हाइट, ठीक है, अगेन आपको कैसा दिखाई देगा बेटे, व्हाइट दिखाई देगा। तो इसलिए आपको जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा, देखो रेड, तो विद रेड एजेस, ठीक है। तो आपको जो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होता है यहाँ पर वो व्हाइट फॉर्म होता है विद रेड एजेस, ठीक है। तो इफ YDSE is performed, if YDSE is performed with white light, then we obtain central maxima white with रेड एजेस, मतलब उसका जो किनारा रहेगा वो रेड रहेगा, और फिर बाद में फिर से इधर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में, फिर से इधर व्हाइट हो जाएगा। तो इसका फिर यूज क्या हुआ भाई, पैटर्न तो मिला नहीं, है ना, पैटर्न तो मिलेगा नहीं, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, तो इसका भी एक यूज है ना बेटे, इसका भी एक यूज है। व्हाइट लाइट डाला जाता है, एक बार व्हाइट लाइट डाल करके देखा जाता है। तो इस अब देखो, चूंकि आपको यहाँ पर ये जो स्क्रीन आपने लिया है, स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो है ना, उसका भी ब्राइटनेस उतना ही होता है, और बाकी अदर जो व्हाइट बैंड्स है उसके भी ब्राइटनेस वही है। तो आप उनमें से पहचानोगे कैसे कि कौन सा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, नहीं पता चल पाएगा आपको, है ना, क्योंकि सारे ब्राइट एक जैसे हैं, सारे डार्क एक जैसे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ है, सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा को पता करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा आपको क्या दिखेगा बेटा, व्हाइट दिखेगा, अगर आप यहाँ पे व्हाइट लाइट यूज कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए एक बार व्हाइट लाइट डाला जाता है और वो पोजीशन देखा जाता है जहां पर व्हाइट स्पॉट मिला है, और उस व्हाइट स्पॉट को हम लोग क्या लेते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा लेते हैं।
फिर आप जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे या जो भी अपना फ्रिंजेस पता करना होगा कि भाई 10वां फ्रिंज तो यहाँ से 10वां फ्रिंज है, 10वां डार्क तो 10वां डार्क, 10वां वाइट ब्राइट तो 10वां ब्राइट, है ना, वो सारे मेजरमेंट आप यहाँ से लेंगे। तो उस रेफरेंस पॉइंट को पता करने के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा का पता करने के लिए अपन व्हाइट लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो इसको नोट करके लिख लेना बेटा, नोट व्हाइट लाइट is used in YDSC to identify the position of central maxima, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन पता करने के लिए अपन व्हाइट लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना बेटा। Now we will discuss different cases of YDSC. ठीक है, different cases of YDSC, different cases of YDSE. Case 1, ओके। पहला केस हमने लिया है, if source of light is at infinite, if source of light is infinite and rays are falling parallel to the principal axis, तो बेटे देखो YDSC में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपको उसका पाथ डिफरेंस निकालने आना चाहिए। आपने एक बार पाथ डिफरेंस डिसाइड कर ली तो फिर बचता क्या है, फिर आपको मैक्सिमा चाहिए तो यूज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, आपको मिनिमा चाहिए तो यूज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो ये मान लो बेटे ये स्लिट 1 हुआ और ये स्लिट 2 हुआ। ठीक है, और इसको अपन ने क्या बोला बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हमने क्या लिया है, इन्फिनिटी पर लिया है, तो इन्फिनिटी पे लिया है तो बेटा आपको पता है रेज कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे, और बोला है कि रेज कैसे इंसिडेंट हो रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके पैरेलल, तो लाइट रे यूं आया और यूं आया। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी लेता हूँ और इसको बोलता हूँ y। ठीक है, ओके बच्चे, तो यहाँ से रेस इस तरीके से पहुंचेगा और यहाँ से रेस इस तरीके से पहुंचेगा, ये दो रेस पहुंचे, एक और ले लिया सपोज, है ना, ये एक और ले लिया इस तरीके से। तो अब आपको पता करना है बेटा कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो आप बताओ कि इस तरफ, यहाँ से इस तरफ कुछ पाथ डिफरेंस है, ये तो बराबर आ रहे हैं, इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, लेकिन इधर पाथ में डिफरेंस आपको क्लियरली दिखेगा। ये यहाँ से यहाँ इसको कम चलना पड़ा, यहाँ से यहाँ इसको ज्यादा चलना पड़ा, तो कितना पाथ डिफरेंस होगा बेटा। तो मैंने क्या बोला है, आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल लिया करो, क्या करा करो बेटा, परपेंडिकुलर। अब आप देखोगे कि इधर से इधर और इधर से इधर क्या है, बराबर है ना बेटे। मान लो ये एंगल क्या है, थीटा, तो आपने देखा था ये एंगल क्या हो जाता था बेटा, थीटा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, है ना। और इस चीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, डी। तो बताओ ये डी, तो ये डी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, है ना बेटा। तो ये वाला जो रे है इसको इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, इधर का बराबर है इधर का बराबर है, इतना इसको एक्स्ट्रा चलना पड़ा, तो यही क्या हो गया बेटा, डेल एक्स। तो देयरफॉर डेल एक्स इक्वल्स टू क्या है आपके पास, डी साइन थीटा, जो याद करो कितना आया था, वाई डी बाय डी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पाथ डिफरेंस कितना मिलता है, वाई डी बाई डी, वाई डी बाई डी। कब बेटा, जब थीटा बहुत छोटी हो, है ना। ये कब यूज करोगे, जब थीटा बहुत छोटी हो, क्यों, क्योंकि जब थीटा बहुत छोटी होगी तो हम इसको टेन थीटा के तौर पे यूज कर सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज वाई और अपॉन कैपिटल डी। तो ये हो गया केस 1, पाथ डिफरेंस यहां से निकाला हमने, यही वाला एक्चुअल में अपन यूज करा करते थे इसके पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, केस 2।
केस 2, if source is at infinity and rays are incidenting obliquely above the principal axis, देन क्या होगा? ठीक है, तो अगेन यूज दिस। ठीक है बेटे, ये हो गया आपका मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, तो इन्फिनिटी पर है बेटा, तो रेज ऑब्वियसली कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे, बट आपसे बोल रहा है कि वो ऑब्लिकली मतलब कुछ एंगल बना करके गिर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है, सपोज ये, और इस तरीके से आ रहा है ये, और इस तरीके से आ रहा है ये, है ना, ऐसे पैरेलल रेज आ रहे हैं। ठीक है बेटा, और ये एंगल मान लो क्या है बच्चे? अल्फा है। ठीक है, फिर हमने इधर क्या करा? स्क्रीन लगा दिया, और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट P पकड़ लिया, तो ये रे फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ये ऐसे यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और ये ऐसे यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा बेटा? हमारा जो भी फ्रिंज बनना होगा बनेगा। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर मुझे पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है बेटा, तो कैसे करोगे? तो आप देखो कि इधर का जो रेज है, इधर भी कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है ना, है ना, इधर का भी कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? ऐसा, तो देखो इधर से इधर क्या दिख रहे हैं? सभी बराबर दिख रहे हैं, लेकिन इसको इतना क्या हो रहा है? ज्यादा चलना पड़ रहा है ना, इसको इधर ज्यादा चलना पड़ रहा है। ये मान लो कितना है बेटा? थीटा है, तो इधर भी आप देखो, इधर भी आप एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो, तो इधर की कहानी बराबर, तो इसको भी इधर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है ना बेटे। अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 90 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा, और अगर ये थीटा है ना, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। आगे कहानी समझ में? तो देखो ये डी है बेटा, ये वाला चीज क्या है? डी, तो देखो ये क्या हो जाएगा? डी कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? डी साइन अल्फा, दिस इज डी साइन अल्फा। सिमिलरली दिस इज डी कॉस थीटा, दिस इज डी साइन थीटा। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो देखो इस वाले रे को इधर भी एक्स्ट्रा चलना पड़ा, इधर भी एक्स्ट्रा चलना पड़ा, है ना, तो दोनों जो एक्स्ट्रा आया वो एक ही में आया ना, एक ही में आएगा तो ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो पाथ डिफरेंस आ गया बेटा, टोटल पाथ डिफरेंस इज डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। ठीक है, डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा, दिस इज पाथ डिफरेंस। ओके, दिस इज द पाथ डिफरेंस इन दिस कंडीशन। ओके, अच्छा, अब इसी को अगर थोड़ा सा चेंज करें, इसको मैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराऊं, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? तीसरा कंडीशन, तीसरा केस। आगे बात समझ में इतनी? ये तो हो गया भाई तीसरा केस। देखते हैं, see the third case. If source is at infinity and rays are incidenting obliquely below the principal axis, case third हो। तो फिर बेटे ऐसा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये स्क्रीन हो गया। अब की बार रेज जो आपके पढ़ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना, इस तरीके से। फिर क्या हुआ? ये मान लो पॉइंट P पकड़ लिया, यहां से रेस इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से एंड इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये एंगल मान लो क्या है? थीटा। ये एंगल क्या हो गया? थीटा, और इसको मैं बोल लेता हूं क्या? अल्फा। ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा। तो क्या होगा बेटा? इधर देखो, तो आप एक परपेंडिकुलर इधर डाल लो, तो इधर की कहानी बराबर हो गई। एक परपेंडिकुलर इधर डाल लो, इधर की कहानी इधर बराबर हो गई। ये क्या है बेटा? डी, तो आपको पता है ये क्या हो गया? थीटा, और ये दिख रहा है आपको अल्फा, तो ये हो गया अल्फा, और तो हो जाएगा दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज अल्फा, है ना। ये देखो ये अल्फा, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो ये एंगल हो गया अल्फा, और ये हो गया थीटा,
तो देखो बेटा ये चूंकि डी है तो डी कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा, और ये डी है तो ये डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा। तो इस बार देखो क्या हो रहा है, एक पाथ डिफरेंस इसमें आया है और ये दूसरे में है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। अलग अलग में हो तो क्या करना है, माइनस करना है। सेम में हो, सेम पाथ में हो तो वो एड अप हो जाएगा, डिफरेंट पाथ में है तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो डेल एक्स आएगा वो डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा। सेम में आएगा तो एड अप हो जाएगा, अपोजिट में मतलब अलग अलग में होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। देखो बेटा मैं बार बार कहता हूँ पाथ डिफरेंस निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाथ डिफरेंस निकाला तो आप फिर कंडीशन लगाओगे और आपका काम हो जाएगा। कौन सा कंडीशन, आपको मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा का कंडीशन लगाओ, आपको मिनिमा चाहिए तो मिनिमा का कंडीशन लगाओ, है ना। फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो यूज इक्वल टू लेमडा, अगर सेकंड मैक्सिमा चाहिए तो यूज 2 टाइम्स लेमडा डी बाई डी, 2 टाइम्स लेमडा। थर्ड मैक्सिमा चाहिए यूज 3 लेमडा, है ना। मिनिमा चाहिए तो यूज लेमडा बाई 2 फर्स्ट मिनिमा के लिए, सेकंड मिनिमा के लिए 3 लेमडा बाई 2, ऐसा। तो आपको पाथ डिफरेंस निकालना आना चाहिए। कितने केस हो गए, 3 हो गए, चौथा केस ले लेता हूं, केस 4। if source is not placed on the प्रिंसिपल एक्सिस पर ना रखा हो तो क्या करें, ठीक है, ऐसा। इफ द सोर्स इज नॉट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। तो पहले क्या करते थे, सोर्स यहां रखा करते थे, ये सोर्स यहां ना रख करके थोड़ा सा ऊपर रख दिया तो, ठीक है, और ये सोर्स हो गया, इसको मैंने बोल दिया सपोज बी, और ये डिस्टेंस को बोल दिया मान लो ए, ओके। और इधर हमने एक स्क्रीन ले लिया और इस स्क्रीन पर कोई पॉइंट ले लिया P, और ये सेंट्रल मैक्सिमा से Y। तो कैसे कैसे रेंज जाएंगी बेटा, देखो यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, ऐसा, ओके। एक और ले लेता हूँ सपोज ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है बेटे, आ रही बात समझ में। अब आप देखो क्लियरली दिख रहा है कि इधर भी इसको एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है ना, इधर भी इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है और इधर भी इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो मान लो ये दूरी बहुत है, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको ऐसा परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कहानी बराबर हो जाएगी। सिमिलरली इधर परपेंडिकुलर डालोगे तो इधर का बराबर हो जाएगा, इसको इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो मान लो बेटा मैंने इसको बोला अल्फा, ठीक है, अगर मैंने इसको अल्फा बोला तो दिस वुड बी 90 माइनस अल्फा एंड दिस वुड बी अल्फा। सिमिलरली इसको मैंने अगर थीटा बोला 90 माइनस थीटा, और ये होगा थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा थीटा। तो बेटे ये डी है तो देखो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ये है डी साइन थीटा। उसी तरीके से ये डी है तो बेटा डी कॉस अल्फा डी साइन अल्फा, दिस इज डी साइन अल्फा। तो देखो सेम पाथ में आया ना, सेम पाथ में आया तो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। देयरफॉर डेल एक्स इस कंडीशन में डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब अगेन बेटा मान लो चूंकि ये बहुत छोटा, अगर ये बहुत बड़ा होगा तो ये एंगल क्या होंगे, छोटे होंगे। एंगल छोटे होंगे तो बेटा इसको साइन को tan से रिप्लेस कर सकते हो। tan बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा बेटा b अपॉन ए प्लस d, और यहाँ पर साइन थीटा, इस तरफ भी वही केस लगाओ बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बेटा इसका कैपिटल D, सो y बाय d। तो कितना आ रहा है देखो, db बाय a प्लस dy बाय d, ऐसा करके आपको पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट केसेस में, है ना, कैसा भी केसेस हो उसमें आपको पाथ डिफरेंस निकालना आना चाहिए, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस निकालना आना चाहिए, कोई बात, ओके। ठीक है बच्चे, चलो अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल
ठीक है, रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। समझो पहले कि ये कहना क्या चाह रहा है। मान लो मैं एक लेंस लेता हूँ बेटा, ठीक है, मैंने एक लेंस लिया और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो क्या होता है याद करो, है ना, ये होता क्या है, यहाँ से लाइट रे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और फिर फाइनली इधर कहीं जा कर के क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा, है ना, यहाँ पर इमेज बन गया। आगे मेरी बात समझ में आपको, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, है ना, ये रेज ऐसा गया और यहाँ पर पहुंचा, ये रेज ऐसा पहुंचा, ये रेज ऐसा पहुंचा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि इस वाले को कितना चलना पड़ा, इतना और इतना, इस वाले को कितना चलना पड़ा, इतना, और इस वाले को कितना चलना पड़ा, इतना, ठीक है। अब आप अगर गौर करोगे बेटे तो इस वाले का लेंथ आपको ज्यादा दिखेगा ज्योमेट्रिकली, है ना, कि इसको ज्यादा चलना पड़ा, इस रेज को ज्यादा चलना पड़ा, है ना बेटे, और इस रे को ज्यादा चलना पड़ा, इस वाले को कम चलना पड़ा। दिख रहा है कि नहीं आपको, है ना, बीच वाले को ऐसा लग रहा है कि कम चलना पड़ा। ये ज्योमेट्रिकली हमको ऐसा लग रहा है कि इसको कम चलना पड़ा, इसको ज्यादा चलना पड़ा, मतलब इसका पाथ लंबा है, इसका पाथ लंबा है और इसका पाथ शॉर्ट है, मतलब इनके और इनके में क्या है, पाथ डिफरेंस है ना। अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस होता तो फिर यहाँ पर इमेज ही नहीं फॉर्म हो पाता। ये तो इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है ना बच्चे, क्लियर है मेरी बात। तो ऐसा कैसे हुआ भाई, इसका मतलब ये तीनों जो रेज है ना उनका ऑप्टिकल पाथ सेम है, तीनों का ऑप्टिकल पाथ सेम है। कैसे ऐसा सर, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो रे है इसको देखो लेंस के अंदर बहुत कम चलना पड़ा, है ना, लेंस के अंदर इसको कम चलना पड़ा, इसको लेंस के अंदर ज्यादा चलना पड़ा, इसको भी लेंस के अंदर कम चलना पड़ा, ठीक है। अब आपको पता है बेटा लेंस के अंदर चलने में क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लेंस के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बाहर में स्पीड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये तीनों पहुंचेंगे एक साथ ही, है ना, तीनों पहुंचेंगे एक साथ ही, क्यों, क्योंकि बाहर में स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसको लेंस के अंदर ज्यादा नहीं चलना पड़ा, तो ये क्या करेगा भाई, ज्यादा स्पीड के साथ इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। लेकिन इसमें देखो इसको एक मेजर पोर्शन जो है ना लेंस के अंदर चलना पड़ रहा है, ठीक है, तो जो है ना एक्स्ट्रा टाइम है वो कहां लग जाएगा, इसको यहां लग जाएगा, तो ये तीनों एक साथ ही पहुंचेंगे। तो ज्योमेट्रिकली दिस थ्री पाथ्स आर डिफरेंट बट ऑप्टिकली दे ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकली जो दिखाई देता है आपको ऑप्टिकली वो सेम नहीं होगा, ठीक है, ऑप्टिकली वो सेम नहीं होगा, तो ये डिफरेंस होता है। तो ऑप्टिकल पाथ आप निकालोगे कैसे, ज्योमेट्रिकल पाथ तो आपको दिख जाता है सीधा सीधा, है ना, ज्योमेट्रिकल पाथ हमें सीधा सीधा दिख जाता है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ कैसे निकालें, तो याद रखना बेटा ऑप्टिकल पाथ जो है वो म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ होता है, ठीक है क्या, ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ होता है, इस चीज को याद रखना है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक है। आगे कहानी समझ में आपको, ऑप्टिकल पाथ इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ। अब बेटे मान लो मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है, क्लियर, एक मैंने मान लो ग्लास स्लैब ले लिया जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। एक लाइट रे को मैं बाहर से गुजारता हूं और एक लाइट रे को मैं अंदर से गुजारता हूं, ठीक है, एक लाइट रे को मैं अंदर से गुजारता हूं, तो क्या होगा, ध्यान से समझो। तो ये वाला जो है इसको कितना चलना पड़ा बेटा, टी ही चलना पड़ा, है ना, इसको क्या चलना पड़ा, टी ही चलना पड़ा, लेकिन इसको कितना चलना पड़ेगा, इसको ऑप्टिकली कितना चलना पड़ा, ओनली टी, इसको ऑप्टिकली कितना चलना पड़ेगा, ऑप्टिकली जो सेकेंड रे, फर्स्ट रे को तो टी ही चलना पड़ा, सेकेंड रे को ऑप्टिकली कितना चलना पड़ेगा बेटा, तो अभी आपने देखा ज्योमेट्रिकली कितना है, ये टी है, लेकिन मीडियम है, यहाँ पर मीडियम होने की वजह से वो क्या होगा बेटा, म्यू टाइम्स टी होगा, है ना बेटा। तो जो रे 1 था, है ना, उसको कितना चलना पड़ा, टी, और जो रे 2 है उसको कितना चलना पड़ रहा है, म्यू इंटू टी। तो क्या अब भी इसके पहले तक
इसके पहले तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी उतना ही चलना पड़ा, इसको भी उतना ही चलना पड़ा, इसके बाद भी इसको क्या है, दोनों को सेम ही चलना पड़ेगा। लेकिन यहां इस टी रेंज में जो है ना, इस टी डिस्टेंस में जो है कहानी थोड़ी अलग है। इसको टी चलना पड़ रहा है, लेकिन इसको ऑप्टिकली म्यू इंटू टी चलना पड़ रहा है, इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है ना। आगे मेरी बात समझ में? तो क्या होगा, इस रे के पाथ में और इस रे के पाथ में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, है ना। इसको टी चलना पड़ा, इसको क्यों टी चलना पड़ा, तो इसमें यहां पर क्या हो गया बेटा, एक पाथ डिफरेंस आ गया। किसको ज्यादा चलना पड़ा, 2 को ज्यादा चलना पड़ा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पाथ डिफरेंस कितना सर, तो पाथ डिफरेंस इज, इसका पाथ इज म्यू टी और उसका पाथ इज टी, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये क्या आ जाता है, एक पाथ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है बेटे, क्या आ जाता है, एक पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो जब भी आप, है ना, उसके रे के पाथ में अगर कोई एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सीट डाल दोगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल डाल दोगे टी थिकनेस का, तो उसके पाथ में क्या आ जाएगा बेटा, एक डिफरेंस आ जाएगा, है ना। कितने का, म्यू माइनस 1 इंटू टी का। क्लियर है? अब देखो इसका यूज भी YDSE में अपन करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं कि इसका यूज YDSE में कैसे करना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ थीन ट्रांसपेरेंट सीट इन द पाथ ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स। अगर मैं इंटरफेरिंग वेव्स के पाथ में, है ना, ऐसे सीट लगा दूं तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट सीट। ठीक है, तो जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि ये मान लो स्लिट 1 है और ये मान लो स्लिट 2 है और ये हमारा स्क्रीन है, ये मान लो पॉइंट P है, ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा हुआ। तो यहां से रे यहां पहुंचेगी बेटा और यहां से रे यहां पहुंचेगी, है ना, यहां से रे यहां पर पहुंचेगी। तो इस कंडीशन में आपको सीधा सीधा पता है कि डेल एक्स कितना होगा बेटा, YD/D, है ना। इतना तो आपको सीधा सीधा पता है कि इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, YD/D है। लेकिन अब अगर मैं क्या करूं कि इसको यहां पर एक सीट लगा दूं, इसके पाथ में एक सीट लगा दूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी थिकनेस क्या है, T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो आपको पता है कि इसके पाथ में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो डिफरेंस हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना। इसके पाथ में एक्स्ट्रा डिफरेंस आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अभी आपको पहले से पता है कि इसके और इसके में से किसको ज्यादा चलना पड़ रहा था, इसको ज्यादा चलना पड़ रहा था। तो दिस माइनस दिस किया था तो हमें क्या मिला था, ये मिला था। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ गया भाई, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ सीट, है ना, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ सीट। तो ये अपोजिट वाले में गया है ना, अपोजिट वाले में गया है तो क्या करते बेटा, है ना, माइनस करते हैं। सेम में आएगा तो प्लस करेंगे, दूसरे में आएगा तो माइनस करेंगे। तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो नेट पाथ डिफरेंस आएगा, है ना, नेट पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, पहले वाला जो था YD/D उसमें से माइनस हो जाएगा, कितना, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है बेटा, तो अगर आप टी थिकनेस का, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सीट इंट्रोड्यूस करते हो तो पाथ में, है ना, पाथ में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, पाथ में क्या आ जाता है बेटा, डिफरेंस। कितना पाथ में डिफरेंस आएगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, आपको पूछा जाएगा। नोट, पाथ डिफरेंस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, पाथ डिफरेंस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ a transparent sheet of thickness T and Ri mu is equal to mu minus 1 into T, है ना।
इसके ऊपर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सीधा ये आंसर पर टिक करना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अच्छा, अब इसके बेसिस पर देखें कि इसके जो पैटर्न है ना, जो फ्रिंजेस का पैटर्न है, इंटरफेरेंस का जो पैटर्न आएगा उसमें क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि फॉर ब्राइट फ्रिंजेस आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ब्राइट वाले के लिए अगर मैं निकालूं तो इक्वल टू होना चाहिए किसके, एन लेमडा के होना चाहिए ना बेटा। तो देयरफॉर वाई डी बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वो उधर चला जाएगा, एन लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन लेमडा डी बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ऐसा आ जाएगा y बराबर। तो अब जो ये y था है ना, ये जो y था आपका वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब जो ये y है वो इतना आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आपको y1 कहाँ मिलेगा बेटे, देखो तो y1 यानी फर्स्ट कहाँ मिलेगा, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डी बाय स्मॉल डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देयरफॉर y2 कहाँ आएगा बेटा, सेकंड मैक्सिमा कहाँ आएगा, तो 2 रख लोगे n के बदले, तो 2 लेमडा डी बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना बेटा। अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड या दो कंसेक्यूटिव डार्क बैंड के बीच का डिफरेंस। तो इसको माइनस इसको करो, तो देखो बेटा दिस माइनस दिस करूंगा तो ये तो पूरा टर्म कट जाएगा, 2 लेमडा डी बाई डी माइनस लेमडा डी बाई डी क्या आएगा, लेमडा डी बाई डी ही आएगा। y2 माइनस y1 करके देख लो क्या आएगा, लेमडा डी बाई डी ही आएगा। इसी को अपन क्या कहते थे, फ्रिंज विड्थ। तो आपको एक अजीब सा चीज समझ में आ रहा है कि फ्रिंज विड्थ तो उतना का उतना ही है ना बेटे, फ्रिंज विड्थ तो उतना का उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, है ना। इसका मतलब जब मैं एक ट्रांसपेरेंट शीट को डालता हूं किसी एक के सामने, तो उसके फ्रिंज विड्थ में कोई असर नहीं होता। अगर मान लो 2-2 mm का विड्थ का फ्रिंजेस बन रहा था, डार्क 2 mm का वाइट, ब्राइट 2 mm का, फिर डार्क 2 mm का, फिर तो वो 2 mm का ही रहेगा, है ना बेटे, वो 2 mm का ही रहेगा। लेकिन आप क्या देख पा रहे हो कि इसके साथ ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में आप जब n0 रखा करते थे तो आपको पहले जो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था वो कहाँ मिलता था, यहां मिलता था। लेकिन अब देखो n0 रख करके क्या आएगा बेटा, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। मतलब अब आपको 0 पर फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा, अब आपको सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया। पहले आपका फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आता था बेटा, n इक्वल्स टू 1 रखने पर लेमडा डी बाई स्मॉल डी पर आता था। अब कहाँ आएगा, लेमडा डी बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। मतलब हर चीज में क्या हो रहा है, ये वाला टर्म एडअप हो जा रहा है, हर चीज में ये वाला टर्म एडअप हो जा रहा है। मतलब हर एक जो ये थे फ्रिंजेस थे वो इतने से शिफ्ट हो जा रहा है, किधर बेटा, ऊपर की तरफ, प्लस हुआ है तो ऊपर की तरफ, है ना। तो ये सब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। और कितना शिफ्ट हुआ, दिस मच। मैं क्या बोल रहा हूं आप फिर से ध्यान से सुनो, फ्रिंज के विड्थ में कोई असर नहीं हुआ, बट उसका पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। कितना शिफ्ट हो गया, तो इतना शिफ्ट हो गया, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो हर एक फ्रिंज जो है ये इतने से शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल का पहले लोकेशन इतना था, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, फर्स्ट वाला थोड़ा और ऊपर चला गया, सेकंड वाला उस, है ना। तो ऐसा पैटर्न ही पूरा का पूरा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। फ्रिंज विड्थ इज स्टिल द सेम, फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड, ठीक है। अच्छा, किधर शिफ्ट होगा, अभी मैंने ऊपर लगाया बेटा, तो आप एक चीज और ध्यान रखना, जिधर आप लगाओगे ऊपर वाले स्लिट में लगाओगे तो ऊपर की तरफ शिफ्टिंग होगी, नीचे वाले स्लिट में लगाओगे तो नीचे की तरफ शिफ्टिंग होगी। सिंपल सी बात है, ऊपर वाले स्लिट के सामने लगाओगे तो ऊपर की ओर शिफ्टिंग होगी, नीचे वाले में लगाओगे तो नीचे की ओर शिफ्टिंग होगी। सिंपल, आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको जानना है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न कितना होगा। देयरफॉर शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न
कितना हो जाएगा बेटा, मैं इसको डेल वाई बोल लूँ बेटा, है ना, डेल वाई बोल लूँ, कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दिस इज द शिफ्ट। अब एक और चीज आपको गौर करने लायक है बेटा कि इसमें जो है ना लेमडा का कोई रोल नहीं है ना, इसमें देखो लेमडा का कोई रोल नहीं है, आ रही मेरी बात समझ में। तो सभी के सभी जो है क्या होंगे, सेम इक्वल क्वांटिटी से शिफ्ट हो जाएंगे, इक्वल क्वांटिटी से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूं कि if sheet is introduced in upper slit pattern will shift upward and if sheet is in lower slit pattern will shift downward, ठीक है, इतना याद रखना है। आगे मेरी बात समझ में। प्लस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो शिफ्टिंग हुआ उस शिफ्टिंग की वजह से कितने फ्रिंजेस पार कर गए, ठीक है, कितने फ्रिंजेस पार कर गए। तो बेटा आपको पता तो चल गया कि कितना डिस्टेंस पार हो रहा है, कितना शिफ्टिंग कितनी हो रही है। अब आप देख लो कि उस डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रहे थे, है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है अक्सर, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कितने फ्रिंज शिफ्ट हुए। तो आप देख लो भाई कि वो उस डिस्टेंस में कितने फ्रिंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कितने डिस्टेंस थे बेटा, म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से डिवाइड कर दो, किसको बेटा, फ्रिंज विड्थ को। तो आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड पता चल जाएगा, है ना। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट होंगे वो इस फॉर्मूले में रख करके पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। तो आज के लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें सीखी, है ना बेटे। कल और कुछ नई चीजों को देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।